सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं हूं लीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। और आज के इस प्रोग्राम में इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सदीक साजिद साहब और सदीक जान साहब, दोनों ही बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं और एनालिस्ट भी हैं। खैर जी, आज हम सदारती रेफरेंस के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन अपोजिशन की आज एक बहुत बड़ी कामयाबी है डस्का इलेक्शंस के हवाले से, उसको भी शामिल करेंगे। जी समी साहब। जी, बड़ा अहम दिन है। अभी थोड़ी देर बाद फैटफ का भी रिज़ल्ट आ जाएगा कि क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है या उसको वाइट लिस्ट में डाल दिया गया है। फिर DGMOs दोनों भारत और पाकिस्तान, उनकी आपस में टेलीफोनिक रब्ता और बहुत बड़ी कोशिश पाकिस्तान की इस खित्ते में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये डेवलपमेंट है। और उसमें आगे मुस्तकबिल में देखते हैं क्या होता है। और आपने सेनेट का जो बताया है, इलेक्शन जो हो रहा है उसमें सदारती रेफरेंस में तो फ़ैसला महफूज हो गया। अब आर्गूमेंट आज कैसे हुए वो सदीक जान उनसे पूछेंगे, वो बताएंगे कि उसका वो क्या हो सकता है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं पंजाब में, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो हिकमत अमली थी, जिस तरह उन्होंने राब्ते किए, मुस्लिम लीग नून से राब्ते किए, पीपल्स पार्टी के आसफ अली जरदारी साहब से भी राब्ते किए, तो उसके नतीजे में पंजाब में सेनेट का इंतखाब मुकम्मल हो चुका और कल तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। हर जमात को अपने हिस्से के मुताबिक सीट्स मिल गई। वो कहते हैं ना, हिस्सा बकदरे जुस्सा। तो यहाँ पर पंजाब में तो वो काम ख़त्म हो गया, कोई वहाँ पर पैसा और वो बैग्स और वो जो चीज़ है वो सारी की सारी ख़त्म होगी। ये बहुत बड़ी कामयाब। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं तो ये बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले डस्का का जो इलेक्शन था, वो इलेक्शन कमीशन ने जो आज फैसला दिया है, वो उस फैसले ने तो तहरीक इंसाफ को बड़ा परेशान किया और मरीम नवाज़ को बारूद फराहम कर दिया उस फैसले ने। और वो उन्होंने फौरी तौर पर कह दिया कि जी उस्मान बुज़दार और इमरान खान की चोरी पकड़ी गई और अब वो इस्तीफ़ा दे दें। बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि डस्का उनका लाड़काना है और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को आप नहीं हरा सकते, ये मुस्लिम लीग नून समझते। इसलिए उन्होंने दोबारा पोलिंग के लिए कहा कि पोलिंग हो भी जाएगा तो हो जाएगी तो भी हम इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है रीपोलिंग के लिए तो ये एक बहुत बड़ा अदम एतमाद होगा इमरान खान की एडमिनिस्ट्रेशन पर। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बनेगा पंजाब में PTI की एडमिनिस्ट्रेशन पर। और उनको ये मौका मिलेगा पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि देखें, इलेक्शन कमीशन जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने भी इनको तहरीक इंसाफ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उस पर ये इल्ज़ाम लगाया है या सच साबित कर दिया कि उन्होंने इसमें हेरा फेरी करने की कोशिश की। क्योंकि जो बात का हिस्सा है फैसले का, वो हिस्सा ये है कि आपने DPO को, आपने DC को, आपने AC को, आपने उनको मुअत्तल कर दिया। और उसके बाद आपने कहा है जी कि जो कमिश्नर हैं और जो RPO हैं उनको निकालें ज़िले डिवीज़न से और उनको कभी किसी इलेक्शन की आप ड्यूटी ना दें कि इतनी बड़ी बेकायदगी हुई है। और फिर IG को और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि जनाब वजाहत दें और RPO और कमिश्नर के बारे में ये कहा इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। तो जनाब ये जो फैसला है, अब उस पर PTI का जो इजलास हुआ उसके बाद जो खबरें आई कि वो PTI उसको कोर्ट में चैलेंज करेगी इस फैसले को। ये बड़ा एक उन्होंने सोच समझ कर ये फैसला किया है। अब नून लीग क्या कहेगी कि जनाब इलेक्शन से भागते हैं क्योंकि इन्हें पता कि इन्होंने इलेक्शन हार जाना है। इन्होंने धांधली की कोशिश की, इन्होंने चोरी की कोशिश की, हमने इस चोरी को पकड़ लिया। अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, अब ये अदालतों में जा रहे हैं इसलिए कि इन्हें यकीन है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे। अब जब दूसरी तरफ अब शिबली फराज साहब, मुझे बड़ा उन पर उस वक्त वो आया, बड़ा मैं कहूँगा कि मुझे तरस आया उन पे। बेचारे एक अच्छे आदमी हैं। वो कह रहे थे कि देखें जनाब, हमने इदारे अपने इस दौर में मजबूत किए हैं। इलेक्शन कमीशन पहले कभी ऐसे फैसले देता था और आज उन्होंने फैसला दे दिया, इसका मतलब यह है कि इदारे आज़ाद हैं। भाई शिबली फराज साहब, अगर इदारे आज़ाद हैं तो आप उसका फिर क्या क्रेडिट ले रहे हैं? आज़ाद इदारे तो ये कह रहे हैं कि आपने तो बड़ी पख डाली है। आज़ाद इदारे तो ये कह रहे हैं कि आपने धज्जियाँ उड़ा दी हैं कानून की, मेरिट की। तो ये एक कैच है उसमें। जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, इनकी जो लीडरशिप है मुझे बड़ी मासूम नज़र आ रही है। मुकाबले में राणा सनाउल्लाह
अब मरियम नवाज़ शरीफ साहब की सपुत्री, फिर एहसन इकबाल साहब, फिर अपने वो शाहिद खान अब्बासी साहब जिनको जो हैं फिरदौस आशिकवान बोहतान अब्बासी कहती हैं, तो वो बड़े कारीगर लोग हैं, बड़े उनको बात करने का बड़ा तरीका सलीका आता है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ सदीक जान कि इलेक्शन कमीशन में जो तियाँ आप करते हैं सियासी बुनियादों पर, वो फिर कहीं ना कहीं अपना असर दिखाती हैं। ये जो पूरा इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन 2 जगहों पर पिछले 2 हफ्तों में सामने आया उसका किरदार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके ये कहा इलेक्शन कमीशन ने कि जी आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप सीक्रेट वोट डालें, कि आप ओपन वोट करें। उन्होंने कहा कि जी सीक्रेट वोट, अब सीक्रेट वोट सब जानते हैं करप्शन। तो इलेक्शन कमीशन वहाँ पे जाके जो नून लीग का बयानिया है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है, उसको सपोर्ट करता हुआ हमें नज़र आया। फिर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में जिस अंदाज में एक ये फैसला दिया है ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई, मुस्लिम लीग नून तो गई थी वहाँ पर 20 हलकों का एतराज़ लेके, 23 हलकों का एतराज़ लेके आपने पूरे का पूरा पोलिंग जो है उसको आपने कालादम करार दे दिया, और साथ में ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ आपने जिस एक्शन का कहा है, उसके बाद तो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पंजाब के अंदर वो तो अपनी पोस्टिंग्स की बजाय कहेंगे कि हमें किसी दूसरे सूबे में भेज दो, हम तो यहाँ पर इनके साथ काम ही नहीं करते। वो जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन के पीछे कोई नामालूम लोग हैं, इलेक्शन के पीछे कोई नामालूम ताकत है जो इस तरह का काम कराएगी कि जिससे ये तासुर उभरेगा कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत जाने वाली है। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि रिटायर्ड जजेस बैठे हैं इलेक्शन कमीशन में, बंदों को तलब करने के वो भी बड़े माहिर हैं। तो सदीक साजिद साहब ज़रा बयान फरमाइए कि वो परसेप्शन जो नून लीग चाहती थी, वो परसेप्शन तो पूरे पाकिस्तान में बुराई की तरह नहीं फैल गया। समीर साहब आपकी बात ठीक है, और इसमें ये देखिए क्योंकि ज़ाहिर है जब इनका तकर्रर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और अरकान का, तो ज़ाहिर है ये पार्लियामेंट की पार्लिमानी कमेटी जो वो उसका करती है। उस कमेटी में कौन लोग होते हैं? हुकूमत और अपोजिशन के लोग होते हैं, वही लोग जो टिकट याफ्ता होते हैं, जो 2 करोड़ चंदा दे के आते हैं, जो ये कहते हैं पार्टी क़यादत के, अगर पार्टी क़यादत कहे सांस लो तो वो सांस लेते हैं, पार्टी क़यादत कहे सांस रोको तो वो सांस रोकते हैं। तो उसमें तो फिर कसूरवार सिर्फ फिर अपोजिशन नहीं होगी, फिर ज़ाहिर है हुकूमत का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुदा न खास्ता सिर्फ अपोजिशन को मैं कह रहा हूँ कह ही नहीं रहा। से आगाज किया तमहीद बांधी है, ऐसे ही लगता है वो सर। अब ज़ाहिर है 5 रुकनी है, इलेक्शन कमीशन है, फिर वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उन्होंने बड़ा बाकायदा तौर पे ये कहा है कि हम फोन करते रहे, चीफ सेक्रेटरी को फोन करते थे, हमने आईजी को फोन किया, हमने वज़ीर आला का फोन किया, ऑन द रिकॉर्ड है ना ये सारी चीजें, आप निकलवा लें कॉल्स, आपको पता चल जाएंगी। उन्होंने फोन ही रिसीव नहीं किए। क्यों रिसीव नहीं किए? वो पूछेंगे नहीं? इदारा है वो, उसके चीफ है, वो तो पूछेंगे भाई हमने इलेक्शन करवाए हैं, हमारा काम है इलेक्शन कराना, और जिन लोगों की इंतजामिया है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो फोन नहीं उठा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? शवाहिद पे बात हुई है, अब आप उसको पोलिटिसाइज कर दें तो वो अलग बात है। मेरी बात तो सुन ले, मैं क्या कह रहा हूँ। आप तो बहुत ज्यादा, आप तो मरीम साहब से भी ज्यादा इस बात में है। अब डीएसपी की जो पूरी कहानी है वो तो कोई बयान नहीं कर रहा। मैं एक इनका जवाब दे दूं, मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल अगर इलेक्शन कमिश्नर की बात को आईजी ने इग्नोर किया, चीफ सेक्रेटरी ने उस वक्त नहीं सुना, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो इस बात को, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि इसको जो अगर नहीं कोई सुनता इलेक्शन कमीशन की बात को तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सवाल ये है कि इस इलेक्शन कमीशन को ये नजर नहीं आता कि ये जो मेंबरान बैठे हैं ये कितने पैसे खर्च करके आए बैठे हैं, और इलेक्शन कमीशन में कितनी पिटीशंस लगी हुई हैं जिनको वो फैसला ही नहीं करते। नाहली की पिटीशन लगी हुई है, फैसल वाडा की पिटीशन लगी हुई है। चले मैं तहरीक इंसाफ के बंदे की बात करता हूँ, फॉरेन फंडिंग केस लगा हुआ है, फॉरेन फंड कितने पैसे, तो वो तो नजर नहीं आया चीफ इलेक्शन कमीशनर को और इलेक्शन कमीशन को। और मेरी एक बात सुने, जो इंतहाई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए फैसल वाडा की पेशी के दौरान, ये कहा कि वो तो बहुत झूठ बोलते हैं, और वो ये भी बता देते कि हमें आप टिकट नहीं मिली, झूठ बोल देते। मुझे ये बताइए, क्या ये उस इलेक्शन कमीशन के मेंबर का ये मनसब है कि वो इस तरह की ऑब्जर्वेशन दे जो रिपोर्टेडली अखबारों में छपी है कि वो तो झूठ बोलते हैं? आप उस सीट पर बैठकर, अगर फैसल वाडा झूठ बोलता है, एक दिन भी उसको फिर कौमी असम्बली में MNA रहने का इख्तियार नहीं है, और आपके पास ये इख्तियार है आप उसे ख़त्म करें, क्योंकि फिर तो वो उस आइन की शिक पर पूरा नहीं उतरता। और आपको यह हक किसने दे दिया? कैसे आपको पता चला कि वो झूठ बोलते हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब, और ये सारे अखबारात में छपी है ये बात, कोई इलेक्शन कमीशन ने तरदीद नहीं की। तो ये इदारा
शिबली फराज को भी सोचना चाहिए 10 दफ़ा बात करने से पहले। ये कोई इंडिपेंडेंट इदारा काम करता है ऐसे? बायस्ड इदारे ऐसे काम करते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट। मैं इस स्टेटमेंट की रेफरेंस में, इस ऑब्जर्वेशन की रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। जी सदीक साजिद साहब। जी बिल्कुल, अभी देखें ज़ाहिर है आपके जो नुक्ता नज़र है वो जो इस वक्त हालात व वाक़यात है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो एक तरह से समझ भी आता है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखें कि एक जो जमात है वो क्या कहते हैं, जो शख्स एक जो दुकान पे जाता है खीर लेने के लिए, आप उसको साथ खीर के साथ साथ और भी लवाजमात दे देते हैं। इसके साथ भी यही हुआ है कि ये 23 पोलिंग स्टेशनों पे गए थे, ख़ुद उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि 23 पोलिंग स्टेशनों पे पहली जो दरख्वास्त जो मोहतरमा है नून लीग की जो उम्मीदवार थी नौशीन ज़हरा, उन्होंने कहा जी ये 23 हल्कों का जो वो दरख्वास्त की कापी भी हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो वो उस बंदे ने कहा था इनके ऊपर वो करवाएं, दोबारा इंतखाब होना चाहिए। बाद में आज इलेक्शन कमीशन ने जो उनको रिलीफ दिया वो पूरे का पूरा इलेक्शन ही कालादम करार दे दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह समी साहब ये है कि ये देखिए जो इंतज़ामी जो लोग हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये RPO DPO कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर, इनका जो एक किरदार है वो तो ज़ाहिर है नज़र आया। और देखिए दूसरी तरफ जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने, हाँ इसमें एक चीज़ होगी, इस सभी अभी ज़मीनी इंतखाब का कोई फ़ायदा तो होना नहीं नून लीग को, क्योंकि 3 मार्च को सेनेट का इलेक्शन है, 1 वोट होना था वो कम हो जाएगा, 18 को ज़मीनी इंतखाब होना है। लेकिन तो वो उनकी वही सीट जो है वो उनको, अगर 1 वोट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर वो 1 वोट मिल भी जाए मुस्लिम लीग नून को तो उससे कोई इतना गेन नहीं होगा। लेकिन ये अगर जो उनका आर्गूमेंट है, लेकिन ये जो आर्गूमेंट है कि इमरान खान की चोरी पकड़ी गई, बुजदार की चोरी पकड़ी गई, उसका परसेप्शन ये है, ये बहुत बड़ा गेन है उनका, बड़ा एडवांटेज है उनका। ये तो सियासी बातें नहीं कि चोरी पकड़ी गई, क्या इमरान खान उधर जाकर खुद बैठ गया? सियासी बातों की अहमियत आपके नज़दीक नहीं है? नहीं देखिए ये जो कमीशन का समी साहब जो कमीशन का फैसला है वो तो उन वाक़यात के ऊपर, उन फुटेजेस के ऊपर और जो इनका जो प्रेस रिलीज थी, यानी कि अगर एक शख्स राब्ता करता है वो राब्ते में नहीं आता और जो DSP का सारा इशू है वो भी बताया ना, जिसको 9 को हटाया गया फिर उन्होंने इसको लगा दिया गया, जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसके अंडर थी सारी। देखें ओपन समात थी ना, हर चीज़ वहाँ पे आ गई, RO का भी रोल आ गया। फिर इमरान, जहाँ तक समी साहब इमरान की बात है, आप सही कह रहे हैं। देखिए आप एक शख्स को नामजद करते हैं, वो जाके सीट पे बैठ जाता है, कल कला आपका केस आता है तो उसकी अंडरस्टूड बात है, और उसकी हमदर्दी, आपकी नामजदगी भी रिटायरमेंट के बाद होती है, माल मिलता है आपको, अच्छा खासा माल होता है जी, और रिटायरमेंट के पैसे ज़्यादा होते हैं और उसके तो फिर और खाने में नमक भी होता है, आपको पता है, उसके बड़े ब्लड प्रेशर उससे हाई हो जाता है। इसके जिम्मेदार फिर दोनों है ना, सिर्फ अपोजिशन नहीं, हुकूमत और ये आप क्यों अपोजिशन लीडर आपका फिर आपका जिस तरीके से आप बोलते हैं ना, आपका इंप्रेशन ऐसे ही जाता है कि आप एक ही बंदे के खिलाफ बात कर रहे हैं और वो है अपोजिशन। ये तो आपकी अपनी सोच का, आप अलमबरदार हैं PTI के, ये तो आपकी अपनी मेरी सोच नहीं, लोगों की सोच है सर। और दूसरी बात उसमें ये है कि अभी जो हुकूमत ज़ाहिर है इसमें अब अपील में जाएगी और उन्होंने जाने का भी फैसला किया है, ठीक बात है। अब RO जो है, एक जब समी साहब खुद एक तस्लीम कर रहा है, उन्होंने कहा जी मेरे नज़दीक, उसने 14 की बात की थी कि 14 हल्कों में इंतखाबी नताज में गड़बड़ हो सकती है। जो खुद इमरान खान थे, उनका ट्वीट था 20 पोलिंग स्टेशनों का, उन्होंने कहा जी मेरा MNA जाएगा और उन्होंने भी दरख्वास्त दे दी कि वहाँ पे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये जल्दी कर ले, देखिए रिज़ल्ट आकर रुका हुआ था 97 और 93 के ऊपर, कि 97 नून लीग के थे और 93 इनके थे, जब 337 हल्कों का जब तक रिजल्ट आ गया, उसके बाद ये सारा सिलसिला जो है वो गायब हुआ। तो अंदर जो करना यही चाहिए था कि आप 20 या 23 हल्के उसके ऊपर आप दोबारा इलेक्शन करवाते, उसके बाद आप देख लेते और नज़र भी आ जाता। लेकिन आप इसको 18 मार्च तक लेकर चले गए हैं और बीच में ये भी जो आपने ये सभी साहब की बात बिल्कुल ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा इसी ब्यूरोक्रेसी को होगा। वो कहाँ काम करेंगे, उनके ऊपर फिर कौन एतबार करेगा, कौन जो ये तो एक तयशुदा बात है कि चार्जशीट है और इलेक्शन कमीशन तो ये मेरे ख्याल में अगर इनका इतना ही था तो अगले दिन ही इन लोगों को सस्पेंड कर देते। सदीक जान, अगर सदीक साहब इजाज़त देते ज़रा आप, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की हेयरिंग्स में भी मौजूद रहे हैं, इस पर भी कमेंट कर दीजिए। और दूसरा मुझे ये बताइए कि ये फैसल वावडा का 3 मार्च वाले दिन क्यों रखी है तारीख इन्होंने, कि उस दिन क्या ये करना चाहते हैं? ये तो मैं आपकी सुनना चाहता हूँ बात, फिर उसके बाद बात करूँगा। देखें समी साहब, क्योंकि फैसल वाडा साहब का जो केस है उसको मैंने पहले कवर नहीं किया, उस पर मैं उस तरह से आपको नहीं बता सकता। लेकिन एक बात जो गेम में आपके साथ बैठकर 3 दिन पहले कही थी, 3 दिन पहले हमने आपके प्रोग्राम में ही बैठकर एक बात की थी, और वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इस वक्त आमने सामने नज़र आ रहे हैं। और ये भी आपको इसी प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब ने
जिस तरह से गुफ्तगू की थी, जिस तरह से रिमार्क्स दिए थे, उसके बाद नज़र आ रहा था कि शायद इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो है वो आमने सामने होंगे। मैं 2-3 चीज़ें आज करना चाहूँगा। एक चीज़ आप कह देता हूँ, 2 अगर आगे मुझे मौका दिया गया तो मैं आपको बताऊँगा 2 बयानात पढ़ के कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाया गया था सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, तो उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बयान दिया था और दी न्यूज़ अखबार ने क्या रिपोर्ट लिखी थी नून लीग के साथ इनके तल्लुकात के हवाले से। हम नहीं कह रहे, ये उसमें जो रिपोर्ट हुआ था। आज अली ज़फ़र साहब के जो दलाइल थे वो ये थे कि आप ये कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने ये सवाल उठाया, एतराज़ उठाया जो अभी सिद्दीक़ साजिद साहब ने कहा कि एक दरख्वास्त दी नौशीन इफ्तिखार साहबा ने 3:19 पर या 3:35 पे, दूसरी दरख्वास्त वो देती हैं 5:19 पर। दोनों दरख्वास्तों में वो कहती हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है उसमें 337 पोलिंग स्टेशन पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगले जो 23 हैं इनको काउंट ना किया जाए और इन पर रीपोलिंग करवाई जाए। वो खुद लिख कर दे चुकी हैं 2 दरखास्तों में। दूसरा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का ये केस था कि बात यह है कि वो जो चीज़ वो आपसे मांग ही नहीं रहे, आप वो उनको देने जा रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो परसेप्शन है क्रिएट की गई कि जी वहाँ पर बड़ी फायरिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, उन्होंने कहा देखें ऐसे तो कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन की फायरिंग करवा के वीडियो बना के रख लेगा, जब वो हारेगा वो आके वीडियो दिखाएगा देखें जी बड़ी फायरिंग हो रही थी। चौथा जो उन्होंने पॉइंट अपना रखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने वो ये था कि इल्ज़ाम ये लगा कि ये जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं यहाँ पे धांधली हुई है और ये जो लेट हुए हैं 20 के 20 ये जो है वो टेम्परिंग कर रहे थे रिकॉर्ड के साथ। वो कहते हैं कि आरओ ने अपने जो रिपोर्ट है उसमें लिख छोड़ा है कि 20 में से 6 जो हैं वो जो फॉर्म 45 दिए नून लीग के उम्मीदवार ने, जब हमने नून लीग के फॉर्म 45 और इन 20 जो आके उन्होंने दिए उनको मैच किया तो वो एक ही निकले। तो इसका मतलब है कि अगर वो कहते हैं धांधली होनी थी तो 20 के 20 के ऊपर होती। अब जो एतराज़ था वो सिर्फ 14 के ऊपर था और वो ये कहते रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आपको सलमान अकरम राजा साहब ने यहाँ खड़े होकर जो कुछ बताया है, जो वीडियो चलाई, जो कुछ किया, उनके भी लोग आज उस्मान डार साहब की जो टीम थी वो तमाम वीडियोस लेकर आए हुए थे, क्लिपिंग, मीडिया, सारा कुछ। लेकिन उन्होंने कहा देखिए मैं यहाँ पर कानून की बात करूँगा, मैं आइन की बात करूँगा, मैं परसेप्शन की बात नहीं करूँगा। लिहाजा ये जो सबूत हैं इनकी इंक्वायरी होनी है और इंक्वायरी होनी है जाकर ट्रिब्यूनल में, ये आप नहीं सुन सकते। देखें समी साहब, एज ए जर्नलिस्ट अगर कोई इदारा मजबूत होता है हमें खुशी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है जिसको आज भी हमने कवर किया, जिस पे आगे चल के बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान वो आमने सामने है, कोई 100 कदम के फासले पर होगा। 4 रोज पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान सुप्रीम कोर्ट के सामने डट गए ये कहते हुए कि भाई आप जो कह रहे हैं मोहतरम जजेस और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी खरीदो फरोख्त हो रही है, पैसे चल रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, ये हो रहा है। उन्होंने कहा ये क्या है, ये मीडिया की खबरें हैं, ये परसेप्शन है, हमारे पास कोई सॉलिड सबूत होना चाहिए, सबूत नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते, ये है वो है, आइन कानून ज़ाब्ता कायदा ये वो। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन बिकते हैं, बिक जाएं, सेनेट में जो होता है हो, जो हॉर्स ट्रेडिंग होनी होती रहे, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हमें सबूत चाहिए। और सबूत क्या होगा कि वोट तो आप देख नहीं सकते कि वोट उसको किसने डाला है, कि जो मोहतरम मुंतखब होने वाले सेनेटर होंगे वो आगे इलेक्शन कमीशन को कहेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो 35 करोड़ रुपए दिए थे, और एमपीएस भी आगे कहेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5-5 करोड़ रुपए लिए थे। वो दोनों ये एतराफ़ करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कार्रवाई करेगा। और आज इजाज़ुल एहसन साहब ने फिर कहा, उन्होंने आज इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्लीपिंग जाइंट है। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत कहा कि आप जाग जाएं, लेकिन वो कहते हैं नहीं प्लीज़ हमें सोने दें, हमें सोना है। ये सूरत हाल है। एक तरफ आप कहते हैं सेनेट पूरी बिकती है, बिक जाए, वोट खरीदो फरोख्त, वीडियोस आ गई, नो इशू, और आप वीडियोस को कहते हैं कि ये एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। दूसरी तरफ वो वीडियो जिसका अभी तक फोरेंसिक नहीं हुआ, उस वीडियो को आपने एडमिसिबल एविडेंस समझ के आज आपने इतना बड़ा फैसला कर दिया। देखें समी और साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप कहते हैं कि जनाब ये कोई सॉलिड सबूत ही नहीं। देखें समी साहब, आज जो पीटीआई के लोग लेके आए हुए थे, उस्मान डार साहब की टीम, उनके पास वो बयान भी था शाहिद खकर अब्बासी साहब का, जो उन्होंने एक बंदूक की नोक पर इलेक्शन होगा, जो ये उन्होंने कहा असला और बंदूक और ये टीवी पे कहा था। लेकिन अली ज़फ़र साहब ने कहा कि सर मैंने पहले कहा तहरीक इंसाफ को कि मैं ये वीडियोस अदालत मैं कोर्ट रूम में नहीं चलाऊंगा। क्यों? ये कानून कोर्ट ऑफ लॉ है, या कानून की बात होगी या आइन की बात होगी, परसेप्शन की बात नहीं होगी। तो आज और मैं जब राजा आमिर अब्बास साहब आपके प्रोग्राम में भी बहुत ज़्यादा आते, मैं जब सुप्रीम कोर्ट में गया इस दौरान जब ये फैसला महफूज हुआ, तो क्योंकि हमने ये इलेक्शंस के केसेस इतने ज़्यादा कवर नहीं किए तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा मैंने बहुत ज़्यादा केसेस लड़े हैं। वो कॉन्फिडेंट थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अगर करेगा तो 20 ये पोलिंग स्टेशन और जो 2-3 जिनके बाहर फायरिंग हुई है वो, इससे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता। लेकिन हैरान कुन फैसला था। और आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई अली ज़फ़र साहब ने कही
उन्होंने कहा सर आज यहाँ खड़े होकर कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीजें दी हैं वो तारीखी डॉक्यूमेंट है, वो तारीख में लिखी जाएंगी वाकई। हाँ। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, वो किस कंटेक्स्ट में लिखी जाएंगी। जी, उन्होंने कहा कि अब ये तारीफें कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। उन्होंने कहा सर ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसकी 19 को जब इन्होंने बाहर एहतजाज किया था क्या कुछ कहते थे इसी इलेक्शन कमीशन के बारे में, जिसको आज ये तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन में 2 मेंबरान वो हैं जो पहले से हैं, तो ये आज तारीफ आगे चल के समी साहब आप बात कर लें, आगे चल के मैं आपको वो बताऊंगा कि जो चारों मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के इस वक्त, ये चारों जो हैं वो 2 पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 2016 में लगाए थे, आपस में इनकी वो थी, और 2 अब जो हैं ये दोनों अपोजिशन जमातों के कहने पे, यानी चारों इस वक्त जो मेंबरान हैं अपोजिशन के, क्योंकि इन्होंने ये किया था कि उस वक्त इतना ज़्यादा क्राइसिस हुआ था कि वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने जो मेंबरान गवर्नमेंट ने दिए थे, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हो रहा था, उनसे हल्फ लेने से इनकार कर दिया सरदार रजा साहब ने। और वो एक जो सूरत हाल बनी, बड़ी वो अफसोसनाक सूरत हाल थी उस वक्त भी। तो ये जो चारों मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान JUIF, इनकी मशावरत से इनके लगाए हुए ये बंदे हैं। तो इनका फ़ैसला, मैं कोई इसके बारे में इस तरह से बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कानूनदान बात करते हैं, जो परसेप्शन की बात है, वो ये है कि ये बाइस्ड हैं। और ख़ास तौर पर जो मैंने जिक्र किया फैसल वावडा के बारे में, जो इन्होंने रिमार्क्स दिए पंजाब के मेंबर ने रिपोर्टेडली, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो तो झूठ बहुत बोलते हैं, ये भी झूठ बोल देते कि टिकट नहीं मिला मुझे। अब ये इसके बाद उनको तो इस बात का इख्तियार ही नहीं है कि वो ये फैसला करें। अगर आपका इतना बायस है किसी क्लाइंट के हवाले से, किसी साइल के हवाले से, कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन में फैसला सुनाने से पहले उसे झूठा करार दे रहे हैं, तो सरकार आप क्या फैसला करेंगे? और वो यकीनन, मैं अब अपने उन दोस्तों का नाम नहीं लेता जो उसे एक तारीखी डॉक्यूमेंट बयान करेंगे, हमारी सफ़ों में भी वो लोग हैं, सियासतदान भी वो लोग हैं। इदारे जब बनते हैं तो बड़ा उसमें मुल्क की किस्मत बदलती है, क्योंकि वो जो आपके पर्सनल जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं, यू राइज अबव दोज लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड देन यू डिसाइड व्हाट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उसको अगर हम ये कहें कि ये इदारे बन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा प्री मेच्योर है। इसको सोचना चाहिए। शिबली फराज साहब को भी बात करने से पहले वो जो कह रहे हैं कि ये इस बात का सबूत है कि इदारे इंडिपेंडेंट है, नहीं, ये इस बात का सबूत नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट हैं। ये किसी और चीज़ का सबूत है जो आपकी जो आप मासूमियत की वजह से आपकी आंखों से ओझल है गालिबन। जी ठीक है समी साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन जो आपने फैसल वाडा के बारे में बात की है, पंजाब से उनका ताल्लुक है, जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं एक मेंबर, और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से फैसल वाडा जो हैं वो झूठ बोलते हैं। मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ये बात की होगी तो उन्होंने बाइस्ड होकर नहीं की होगी, किसी फैक्ट की बुनियाद पर ही की होगी। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, इलेक्शन कमीशन। जी सदीक साजिद, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही बात कहना चाह रहा था कि जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का समी साहब तकर्रर किया गया था, आपको उस वक्त भी याद होगा कि उस वक्त भी इत्तफाक़ राय नहीं हो रहा था, और काफ़ी अरसे तक जो है वो ये दोनों के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये चीज़ें चलती रहीं। और फिर आपने जो बात कही, ज़ाहिर है ये एक तरह की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुई तो पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए, लेकिन होती तो ज़ाहिर है किसी न किसी जमात से ताल्लुक जो है वो होता है, तो वो तो बंदरबाट जो की गई थी वो सही बात है। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये है समी साहब कि कायदा और कानून और क़वाइद ज़वाबित, अब उसकी तशरीह, अभी रिटायर्ड जजेस हैं वो ज़ाहिर है, हम जो आपने बात की कि हम भी इसके ऊपर कुछ ज़्यादा कमेंट करेंगे, वो तलबी भी हो जाती है, तो हर एक की तशरीह का जो अंदाज़ है वो अपना अपना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बात कही जाती है, इधर कोई फ़ैसला जो है वो कुछ और दिया जाता है। इसी वजह से जो है, हाँ, अभी वो अपोजिशन वाले अपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जब इनका मुजाहरा था तो उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन की ऐसी तैसी कर दी, और आज इलेक्शन कमीशन को बड़ा जी बहादुर और ये पता नहीं क्या कुछ करार दिया गया। दूसरी बात ये है सभी साहब कि जो मुख्तलिफ इदारों के ऊपर इल्ज़ाम आज भी वो लगा रही हैं मरीम नवाज़ साहबा, उसके ऊपर तो उनको पजीराई उनकी अपनी जमात जो PDM है वो नहीं दे रही।
कि ये डस्का के हवाले से। अच्छा, वो उसमें वो एक नई प्ली ली एहसन इकबाल ने। आज जो मीटिंग हुई ना तो रायविंड में, जब बिलावल ने ये बात कही कि आप इस मामले के थोड़ी सी एहतियात करें क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है, तो एहसन इकबाल ने उनको सेव किया, मरीम नवाज़ को, और उन्होंने कहा कि मेरा इशारा, इनका जो इशारा है वो गालबन वज़ीर आज़म के बराह रास्त मातहत एजेंसियों की जानब है, सिविल एजेंसियों IB की तरफ है, IB और स्पेशल ब्रांच का इन्होंने नाम भी लिया कि IB और स्पेशल ब्रांच की जानब है। अदरवाइज क्योंकि बिलावल ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि हमने भी और मौलाना साहब ने भी और मौलाना जरदारी ने भी जब डिस्कस किया, खुद नवाज शरीफ के साथ जो टेलीफोनिक रब्ते हुए उसमें उन्होंने खुद इस चीज़ का कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन जितने भी हुए हैं इसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने अपना किसी किस्म का कोई जो किरदार है या मुदाखलत जो है वो नहीं की। तो इस वजह से जो मरीम नवाज़ का जो अपना बयानिया पिटा है वो इस पीडीएम के अंदर भी उनको इस किस्म की कोई सपोर्ट जो है वो हासिल नहीं है, क्योंकि जब मौलाना फजलुर रहमान और यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात हुई थी तो उसमें भी ये चीज़ जो है वो डिस्कस हुई थी। तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी ये बात कही थी और मौलाना भी कहता था, हर अगर मौलाना ये बात कह रहा है तो इसका मतलब है, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मौलाना भी जब इस्लामाबाद में होते हैं तो उनकी भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी जो होती हैं, मुलाकातें ऐसी होती हैं, तो वो उनसे भी लोगों को के मामला बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीधी हो रही हैं। जी सदीक जान, आप सदारती रेफरेंस पर आ जाएँ ज़रा। समी साहब, मैं अगर मुझे आप इजाज़त दें, मैं वो दो खबरों का आपको कहा था। पहले तो आप वो उस पर जो ये सारी जो तकर्रियाँ हैं उसके हवाले से कुछ कर रहे हैं। जी, मैं ये दो खबरें हैं सर, एक द न्यूज़ की और एक डॉन की है। जो द न्यूज़ की खबर है उसमें ये लिखा गया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाए गए हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनके लिए नून लीग ने बाकायदा लॉबिंग की थी। नॉमिनी वो इमरान खान साहब के थे। द न्यूज़ में खबर है कि नून लीग ने भी उनके लिए लॉबिंग की। इसमें लिखा गया कि वो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद मेहदी के दामाद हैं। 1999 में मुशर्रफ ने मार्शल लॉ के तहत नून लीग की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो नवाज शरीफ के साथ सैयद मेहदी भी कैद कर दिए गए थे, और जब सिकंदर सुल्तान राजा जेल में सैयद मेहदी साहब को मिलने जाते थे तो सबसे भी वो मिलते थे। और वो ये लिखते हैं कि उनके ज़राए ये कहते हैं, मोतबर ज़राए, कि जब तहरीक इंसाफ ने उनका नाम तजवीज़ किया तो सिकंदर सुल्तान राजा ने नवाज शरीफ से रब्ता करके उनकी हमायत हासिल की। इसके अलावा सिकंदर सुल्तान राजा और JUI उनकी फजल रहमान साहब की भी हमायत हासिल की। मौलाना फजल रहमान ने भी उनकी तैनाती की मंजूरी दी कि बिल्कुल इनको तैनात होना चाहिए। दूसरा फिर आ जाए जी, राना सनौला साहब ने क्या कहा। राना सनौला साहब कहते हैं कि बतौर सिकंदर सुल्तान राजा की बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती जो है वो खुशाइंद है। उन्होंने हमारे साथ तवील अर्सा तक काम किया है पंजाब में और एक ईमानदार, मेहनती और शाइस्ता इंसान है। मुझे उम्मीद है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइंदा आम इंतखाबात में ट्रांसपेरेंसी यकीनी बनाएगा। तो ये सूरत हाल है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के ऊपर दो खबरें, और 4 जो मेम्बरान हैं वो ऑलरेडी अपोजिशन के हैं। तो ये जो है वो सारी तो मैं सदीक जान की इस बात की बिल्कुल तस्दीक भी करता हूँ कि जब ये तकर्री हो रही थी उस वक्त जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था उसका जो कमेटी रूम के बाहर हम खड़े हुए थे, तो ये वाकई बात सही बात है कि जो सिकंदर सुल्तान राजा का जो नाम है ये आया जो था वो नून लीग की जानब से आया था और इसको बाकायदा पुट कराया गया PTI की जानब से, क्योंकि इसके और ये नवाज शरीफ से भी रब्ता हुआ, शहबाज शरीफ से भी हुआ और बाकी जो इनके लोग थे, जो आपने भी बात की समी साहब, मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर। और 5 मिनट टोटल परवेज़ खटक, मुझे याद है उस वक्त वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने 5 मिनट बाद आकर बाहर बता दिया था कि सिकंदर सुल्तान राजा का जो नाम है उस नाम के ऊपर जो है वो इतफाक़ हो गया है। तो ये तो फिर सब बात खुल के सामने आ गई कि ये जो फिर इदारा है ये इदारा क्यों बनने जा रहा है और ये कैसे बनने जा रहा है। और फिर वो जो लोग जो इलेक्शन कमीशन की जंग अखबार में ही तारीफ़ें हो रही थी एक कॉलम में और कहा था कि इलेक्शन कमीशन एक इदारा बनने जा रहा है और बड़ा फ़ख्र है हमें कि इलेक्शन कमीशन एक इदारा बन गया है। तो भाईजान ये फिर इदारा तो बन गया है, तो अब तो ये इदारा बहुत ही बड़ा इदारा बन जाएगा। तो सदीक जान साहब ज़रा आ जाइए। अब सदारती रेफरेंस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने महफूज कर लिया फ़ैसला उस पर। पहले तो ये बताइए कि क्या ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अनाउंस किया जाएगा फ़ैसला जैसे काज लिस्ट लगती है, या जो दूसरी बात हो रही है कि सदारती रेफरेंस आया था, सदर साहब का ये एक सवाल थे तो उसका जवाब एक बंद लिफाफे में सदर साहब को अरसाल कर दिया जाएगा। तो फिर इस सूरत में क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी वेबसाइट पे जवाब लगाएगी या सदर पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रेस रिलीज आएगा, क्या सूरत हाल क्या बनेगी? समी साहब, जो वहाँ पे कानूनी माहिरीन मौजूद थे, जो वकला सीनियर मौजूद थे, उनकी भी आरा तकसीम थी। 3 किस्म की आरा थी। एक ये थी कि क्योंकि ये सदारती रेफरेंस था, सुप्रीम कोर्ट ने राय देनी और लिखवाया भी उन्होंने यही कि हम अपनी राय महफूज कर रहे हैं। तो एक ये राय ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ये राय सदर पाकिस्तान को भेज देगी। दूसरी ये थी कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रीक हैं, बहुत से रिस्पोंडेंट्स हैं, बहुत सारे 7 लोग शामिल हुए
नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाकी सब लोग, इतने वकला को सुना गया, तो अब ये ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा। उसके ऊपर भी दो आरा ये थी, एक ये थी कि सुप्रीम कोर्ट कल या परसों किसी भी वक्त शॉर्ट ऑर्डर जो है वो अनाउंस कर देगी और जो डिटेल रीजनिंग है वो बाद में आएगी। दूसरा था कि नहीं, सदारती रेफरेंस जब भी कोई आता है उसका फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को विद रीजंस जो है वो फैसला सुनाना पड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट अगले कल भी सुना सकती है, 2-3 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी। उसकी रीज़न ये है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने आज भी कहा है कि एज सुन एज पॉसिबल सुनाया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके बाद बैलेट पेपर जो हैं वो प्रिंट करने हैं। बाकी आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, उन्होंने कहा कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज़, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, तमाम पार्टीज़ कहती हैं कि सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती है, तमाम कहते हैं कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तमाम कहते हैं कि बेज़ाब्तियाँ होती हैं, तमाम कहते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से किसी ने भी कोई भी करने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ इमरान खान ने अब इब्तदा की है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा संजीदा कोशिश किसी ने नहीं की। मैं आपको इजाज़त हसन साहब का बता चुका हूँ, आज भी उन्होंने कहा कि हमने तो बड़ी कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आइनी जिम्मेदारी का इदराक करे, एहसास करे, अपनी जो उसकी ताकत है उसको महसूस करे और उसको एग्जीक्यूट करे, उसको आगे लेकर बढ़े। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ये सारा कुछ जो है वो नहीं करना चाहता। आज बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यही कोशिश की कि जजेज़ ने कि ज़्यादा सवालात ना पूछे जाएँ, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि जो वकला हैं वो जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल करें और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपनी जो भी राय है वो दे सके। तो अब ये वैसे आपका क्या परसेप्शन है, क्या लगता था आपको? क्योंकि मैंने जो पिछले 2 दिनों के जो सवालात सुने चीफ जस्टिस साहब के, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद इस बात पर उनके सवालों से लगता था कि वो ये समझते हैं कि ये इलेक्शन आइन के तहत होते हैं और आइन के तहत या कानून के तहत, इसका भी फैसला पार्लियामान कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिप्लेस नहीं कर सकती पार्लियामान। देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये तो कहा कि हम तमाम इदारों को अपनी हदूद व क़यूद में रहकर काम करना चाहिए, हम पार्लियामान की जगह नहीं लेंगे, जो उनका इख्तियार है वो अपने हाथ में नहीं लेंगे। देखिए समी साहब, इस केस में मुख्तलिफ मोड़ आए। शुरू में ये दलाइल होते रहे, लेकिन उस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, जब पूरा ये जो सारों का एक पॉइंट था, जितने भी मुखालफिन थे इस रेफरेंस के, उन सब का एक पॉइंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट को इसको नाकाबिल समाअत करार देकर और भेज देना चाहिए, क्योंकि इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होंगी और सुप्रीम कोर्ट को सियासी मसाइल में नहीं पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो भी फैसला देते हैं उसकी कोई ना कोई सियासी इंप्लीकेशन होती है, हम अगर इसको वापस भेज देते हैं तो भी पॉलिटिकल इंप्लीकेशन होगी, जिस तरह भी हम राय देंगे उसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशन होगी, ये कोई दलील नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सदर ने हमारे सामने ये रेफरेंस इसलिए भेजा कि सदर के पास और कोई रास्ता ही नहीं था, कोई और चीज़ उनके पास थी नहीं, तो उन्होंने हमें भेजा और ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है कि हम इसके ऊपर जो भी हमारी राय है वो राय दें। लेकिन समी साहब, इसके अंदर ना 3-4 मोड़ आए। एक, शुरू में बड़ी मुश्किल से अटॉर्नी जनरल ने इस रुकावट को अबूर किया जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर लाए कि सुप्रीम कोर्ट कम अज़ कम ये सुने और देखे कि वाकई ये इलेक्शन जो है वो आइन के तहत नहीं है, ये कानून के तहत भी हो सकते हैं, यानी दलाइल की हद तक। फिर एक मौका ऐसा आया जब अटॉर्नी जनरल ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर दिया कि वीडियोज़ आ रही हैं, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ की उन्होंने स्टेटमेंट्स अदालत को पेश की, तमाम पार्टीज़ की करारदादें पेश की जो असम्बली में मंजूर हुई, और तकरीरें पेश की, और कमेटी ऑफ द होल का वो सारा वो पेश किया जिसमें तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ का था कि खरीदो फरोख्त होती है। फिर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पेश किया। ये सारी चीज़ें पेश करने के बाद अदालत इस बात पर कायल हो गई थी कि करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं और इनको ख़त्म होना चाहिए। सिक्रेसी के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी कहा, मुतरासिर नुमाइंदगी के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी कहा। लेकिन जो पाकिस्तान बार कौंसल, सिंध बार और फिर ये पोलिटिकल पार्टीज़ जो पिछले 3-4 दिन से ज़्यादा बयानात देने लग गई हैं, थ्रेट कर रही हैं अदालत को, एक ये भी वहाँ पर थोड़ी सी फील आई कि कहीं ऐसा ना हो कि अदालत ये कहे कि एक ऐसे माहौल में जब सियासी तौर पर इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है, इतनी शिद्दत आ चुकी है, इतनी तकसीम आ चुकी है, तो और इसमें मजीद हिस्सा ना डालें, ये अदालत उसमें जो है वो शो करे। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन अदालत जो भी फैसला लेगी वो कानून और आइन के मुताबिक ही लेगी। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। समी साहब, सदारती रेफरेंस के ऊपर बात करेंगे, जो परवेज़ इलाही साहब की मसरूफियात है। मैं यही बात कह रहा था कि जो अब ज़रा सेनेट के इंतखाबात की ताज़ा तरीन जो है उस पर आ जाते हैं, क्योंकि पंजाब में तो ऑलमोस्ट ये मुकम्मल हो गया और PDM यानी नून लीग और PTI के लोग जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब पुरअमन तरीके से, तो हिस्सा बकदर जुस्सा, और इसमें जो रोल है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का है और उसमें कोई किसी को सरप्राइज़ नहीं मिला। हर आदमी के अपने वोट, उसमें PTI के शायद 7 सेनेटर्स आ गए हैं और दूसरी जमातों के शायद 5 आए हैं, 12 सेनेटर्स शायद वहाँ से इलेक्ट होने थे, 11 होने थे। तो फिर
7, 6 और 5 वो इस तरह से इलेक्ट हुए हैं। क्योंकि जो मैं देख रहा था उसमें पीटीआई के जो इलेक्ट हुए हैं उसमें एक तो बैरिस्टर अली ज़फ़र थे और दूसरी डॉक्टर ज़रका थी टेक्नोक्रेट्स की सीट्स पर, और वो जो ख़वातीन की सीट जो है। फिर उसके बाद जो जनरल सीट्स थी उस पर सैफ न्याजी हुए हैं, ओन अब्बास हुए हैं और एजाज चौधरी वो भी उनके इलेक्ट हो गए। दूसरी जान कामल अली आगा जो वो इत्तेहादी हैं, तो वो उस लिहाज से जो उनकी जो तादाद थी वो पूरी हो गई। और दूसरी तरफ जो हैं वो मुशाहिदुल्लाह साहब के साहबजादे जो हैं अफनान और फिर इरफान सदीकी हो गए और तो उनके सादिया अब्बासी हो गई हैं। फिर उससे पहले नज़ीर आज़म तारड़ आज़म नज़ीर तारड़ भी उनके हो गए थे। प्रोफेसर साजिद मीर अलाई हैं, नून लीग के नहीं है लेकिन उनका आपस में वो था जो भी, तो नून लीग के टिकट पे, तो वो तो सारा मुकम्मल हो गया। तो अब रह गया बलूचिस्तान, उसका मैं जिक्र करूँगा कि पैसा वहाँ पे फिर जीत गया। मैं ये कहूँगा पैसा जीत गया, पैसे ने अपनी राह बना ली। जो पार्टी ने रिएक्ट किया उस पर इमरान खान साहब ने टिकट ले लिया अब्दुल कादिर से वापस और टिकट दे दिया आगा ज़हूर को। आज ज़हूर आगा साहब ने या आगा ज़हूर साहब ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले ली। अब इसका मतलब है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता कोई उम्मीदवार नहीं। तो फिर इसका मतलब ये है कि अब्दुल कादिर अब बाप की तरफ से आ गया बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से। देखिए पैसा ऐसा चिकना है, इधर से घुसता है इधर से निकल जाता है, ऊपर से नीचे से कुछ पता नहीं, चला जाता है उधर यूं ठकाठक पहुंच जाता है जाके। और आपको याद होगा आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि इस पैसे का जो बाकायदा आगाज है बलूचिस्तान से होगा। अब आप देख लें लेकिन परवेज इलाही साहब को जिस तरीके से सारा टास्क दिया गया वो इमरान खान साहब की तरफ से दिया था, इमरान खान साहब की तरफ से दिया था। और अगर ये आसिफ अली ज़रदारी से या किसी और से बात हुई है तो डेफिनेटली सी बात है मुशावरत और सारी चीज़ों की बात ही होगी ना, तो गुंजाइश हमेशा होती है, गुंजाइश हमेशा होती है। समी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि अगर ये देखा जाए पंजाब में जो कुछ हुआ है, उन्होंने कहा ये तो फिर एक तरह की ओपन बैलेटिंग है ना, ये सही बात, ये तो ओपन बैलेट हो गया, बिल्कुल सही बात। देखिए हमने मान ली इस बात को कि ओपन हो जाए। 369 का ऐवान है पंजाब असम्बली का, उसमें 180 से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट के हैं, 160 से ज़्यादा पंजाब के हैं। उसमें यही अब बनती थी जो तादाद अदली तादाद के हवाले से जो जिसका हिस्सा बनता था वो उनको दे दिया गया। और परवेज़ लाई ने कमाल ये किया कि कामल अली आगा को जितवाने के लिए उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवारों की भी कामयाबी यकीनी बनाई। अब वो जो लोग थे, हम जो कह रहे थे कि 20-25 का एक ग्रुप बना हुआ है, वो सब खत्म हो गया। अब उसमें तो पैसा चलने वाली चीज़ रह ही नहीं गई। लेकिन अभी दो जो सूबे हैं जिस तरह समी साहब ने बात की, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इनके रिजल्ट के ऊपर जो है वो बहुत सारे लोगों की नज़रें। और फिर सबसे बड़ी सीट है इस्लामाबाद की, जो हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान मुकाबला, क्योंकि सारे इसी को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर इस पर तो MNAs ने वोट डालना है। और इसके ऊपर जो है वो आज जब मरीम नवाज़ और उसकी मीटिंग हुई है बिलावल भुट्टो की, तो इसमें उन्होंने काफ़ी कहा जी आप खुद राब्ते करेंगे और हुकूमती इत्तेहादियों से भी करेंगे। अच्छा समी साहब, इसमें मुझे आपकी थोड़ी सी भी रहनुमाई चाहिए कि परवेज़ लाई ने आसिफ ज़रदारी को टेलीफोन भी किया और परवेज़ लाई ने एक मैसेज भेजा नवाज शरीफ को, उसके बाद मरीम नवाज़ को, और ये सारी चीज़ें हो गई, उन्होंने कर लिया। अब आसिफ ज़रदारी ने भी कुछ डिमांड परवेज़ लाई से की है कौमी असम्बली के हवाले से, तो क्या आप समझते हैं कि परवेज़ लाई की जो जमात उनके ये लोग वोट करेंगे इनको? देखिए परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अभी तक तो हैं हुकूमत के साथ, क्योंकि परवेज़ इलाही के कहने पे समी साहब पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार विड्रॉ किया पंजाब से। नहीं डेफिनेटली, लेकिन वो तो उसका जो फ़ायदा था वो तो फिर नून लीग को भी ज़्यादा हो रहा था ना, इसलिए पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर अब जितनी भी मैक्सिमम सीट, उनको तो पीपल्स पार्टी को तो कुछ सीट मिल नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही से बात करके परवेज़ इलाही साहब की गुड विल अर्न की, ताकि जो कौमी असम्बली में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें वो कह सकें कि देखें चौधरी साहब आपने हमसे कहा, हमने पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट वापस ले लिया, तो आइए मिलकर चलते हैं, मिलकर बात करते हैं और फिर कानून साजी भी करेंगे। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को एज ए जेस्चर आप पहले ले आएँ, ये बातें सारी होंगी, हो रही होंगी। लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान को इस तरह अभी इस वक्त छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि अगर तो मुस्लिम लीग काफ हटती है फिर आप ये समझें कि MQM भी हट जाएगी, फिर इसका मतलब ये है कि कोई ग्रैंड प्लान जो है GDA भी चली जाएगी, फिर इसका मतलब है कि कोई ग्रैंड स्कीम जो है कहीं ना कहीं तैयार हो रही है। और फिर वो जो मरीम नवाज साहबा बात करती हैं कि किसी को उसको नहीं पता और हमें पता है और हमारे से राब्ते हो रहे हैं,
और हम ये करेंगे, सरप्राइज़ देंगे, तो फिर उन बातों में एक सदाकत हमें नज़र आती है। फिर हम ये समझने पर ये यानी इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है कि हम समझें कि हाँ कि कहीं ना कहीं ये बात इस तरह से चल रही है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब की अलहदगी हुकूमती इत्तेहाद से अगर वो वोट देते हैं, अगर मैं फिर कह रहा हूँ अगर बड़ा इफ़, तो फिर MQM भी वो हट जाएगी पीछे, क्योंकि ये जो छोटी जमातें हैं ये देखती हैं कि किधर ताकत का पलड़ा जा रहा है, ये उधर ही जाती हैं और बाज़ औक़ात इन छोटी जमातों को बड़ा उसका हिस्सा मिल जाता है। मिसाल के तौर पे वो जब यहाँ पर 90s में PML चट्ठा ग्रुप की गवर्नमेंट रही, उसमें आरिफ नकई साहब वज़ीर आला रहे, उससे पहले मंजूर भट्टू साहब, उनकी 34-35 या 40 सीट्स थी पूरे ऐवान में, सूबाई असम्बली में, पंजाब असम्बली में, लेकिन और पीपल्स पार्टी की 112-13 तब भी सीट्स थी, लेकिन वज़ीर आला मुस्लिम लीग चट्ठा ग्रुप का रहा, अहमद नासिर चट्ठा साहब की जो पार्टी थी, क्योंकि उनकी तादाद मिलकर हुकूमत बनाई जा सकती थी। तो अब अगर ये होता है तो फिर तो सदीक जान, फिर तो बहुत बड़ी गेम है भाई, क्या कहते हो? देखें समी साहब, दो तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक तो जो माहौल है वो इस तरह का है कि हमजा शहबाज साहब की ज़मानत हो गई, राना सनाउल्लाह साहब के अकाउंट जो हैं वो खोलने का हुक्म आ गया, NA-75 पे नून लीग के हक़ में फ़ैसला आ गया। ये वो ख़बरें हैं जो सवालात जिनसे जन्म आगा ज़हूर साहब ने नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इमरान खान साहब KPK जाते हैं, वहाँ रिपोर्ट हुआ कि 20-22 MPs नहीं मिले। खोखर साहब जो नून लीग के हैं, जो सेनेट के उम्मीदवार हैं, वो ये कहते हैं कि 26 PTI के MPs उनकी जेब में हैं। और इधर देख लें, फैसल वाडा साहब का केस 3 तारीख को लग गया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, और साथ ही फिर आसिफ अली जरदारी साहब का कॉन्फिडेंस, मरियम साहिबा का कॉन्फिडेंस कि गिलानी साहब को वो मुंतखब करवा लेंगे। तो ये सारी चीज़ों को जोड़कर, और फिर साथ ही राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना कि ज़िमनी इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है, बिलावल साहब का ये कहना कि सेनेट इंतखाबात में हमें इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप मिला के देखते हैं, और फिर उनका मरियम नवाज से कहना कि आप ज़रा मुठ रखें, खुदादा वास्ते हथौला रखो, अगर तुम हथौला नहीं किया, अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं किया, तो कितने आए ना होवे गड्डी सारी लुट जाए। हाँ जी, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। तो वो इस वक्त ये चीज़ें अगर जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो एक, चाहे इसमें हकीकत है या नहीं, लेकिन बड़ी तगड़ी किस्म की साजिशी थ्योरी जो है वो हमें नजर आ रही है, यानी एक लॉजिक लगती है इसमें बात करते हुए, भले है या नहीं है। लेकिन समी साहब, मैं आपको बताऊं कि अगले जो आज 25 तारीख है, अगले जो 8 दिन है बड़े अहम, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं बहुत से हवालों से। बहुत सारे लोग बालूशाहियाँ खाएंगे और बहुत सारे लोग जूते खाएंगे। DGISPR के हवाले से भी टिकर्स चल रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि जो बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाते हैं, हम मुनासिब नहीं समझते कि हम उनका जवाब दें, लेकिन चाय की ऑफर अभी है। ठीक है, खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।